Good morning, students. Today we will study second chapter of the SST. The name of the chapter is The Rise of the East India Company. So in this chapter we will study about the incoming of the Europeans, Portuguese, Dutch, French and English. Firstly, we will understand what is the meaning of the chapter The Rise of the East India Company. It means how the East India Company emerged. ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज कैसे हुआ था, ये कैसे बनी थी। तो क्या दिया है, इन सर्च ऑफ सी रूट्स टुवर्ड्स द ईस्ट सेवरल पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक द ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज स्टार्टेड सी वोएगस। तो क्या है, ईस्ट की ओर जो एक समुद्री रास्ता है उसको ढूंढने के लिए जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री के पीपल थे, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, इन्होंने क्या किया, समुद्री यात्रा शुरू कर दी कि हमें कोई ना कोई सी रूट मिल जाए ईस्ट की ओर जाने के लिए। दे नेचुरली बिकेम राइवल्स ऑफ ईच अदर, वो ऑटोमेटिकली क्या बन गए, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। इन दिस स्ट्रगल फॉर power, Britain emerged victorious and transformed itself from a trading company to an imperialist nation that ruled India और nearly 200 years। तो क्या किया, इसी स्ट्रगल के अंदर, इसी सेम पावर के स्ट्रगल के लिए जो ब्रिटेन है उसने क्या कर दिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू अ एम्पेरियलिस्ट नेशन। अपने आप को ट्रेडिंग कंपनी से एम्पेरियलिस्ट नेशन के अंदर चेंज कर दिया, जिसने इंडिया के ऊपर क्या है 200 ईयर्स तक रूल किया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1600 विद ए चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ I ग्रांटिंग द सोल राइट टू कैरी ट्रेड इन द ईस्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1600 के अंदर जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसने एक चार्टर दिया। चार्टर होता है प्रिविलेज, परमिशन दी कि तुम्हारे पास अब राइट है, तुम जो ईस्ट के अंदर क्या है अपना ट्रेड कर सकते हो। दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि और कोई भी जो ट्रेडिंग कंपनी है जो इंग्लैंड के अंदर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्पीट नहीं करेगी। द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज एट मसूलीपट्टनम, पटना, ढाका इन बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, बॉम्बे एंड सुल्तानती एंड कालीकता एंड गोविंदपुर। तो ये क्या थे, इनके जो फैक्ट्रीज थी कहाँ कहाँ पर थी, इनकी सेटलमेंट थी जो इन सिटीज़ के अंदर थी। नेक्स्ट दिया है, डू यू नो इन 1611 AD द ब्रिटिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री और ट्रेडिंग डिपोट इन द साउथ इन द मसूलीपट्टनम। तो 1611 AD के अंदर जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, एक अपना ट्रेडिंग जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम के अंदर ओपन की। बट दे सून शिफ्टेड देयर सेंटर ऑफ एक्टिविटी टू मद्रास हुज लीज दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लोकल राजा इन 1639 AD। तो क्या किया उन्होंने, जल्दी ही जो अपनी जो एक्टिविटी है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, वो उन्होंने मसूलीपट्टनम से मद्रास की ओर शिफ्ट कर लिया और वहाँ का जो राजा था, लोकल राजा था, उससे क्या लेते थे, लीज लेते थे। जो ब्रिटिश हेयर द ब्रिटिश बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट अराउंड देयर फैक्ट्री कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो क्या किया उन्होंने, जो अपनी फैक्ट्री के राउंड क्या किया, उन्होंने एक फोर्ट बना लिया, किला बना लिया, जिसको क्या बोला जाता था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। Kalikata and Govindpur were joined together to form a new city, Calcutta, now known as the Kolkata. The factory at Sultanati was also fortified and renamed at Fort William. तो कालीकता एंड गोविंदपुर को कंबाइन करके, ज्वाइन करके जो सिटी बनी वो कोलकाता थी, जिसको कैलकटा, जिसको आजकल कोलकाता बोलते हैं। उसके बाद सुल्तानती को फोर्टिफाइड किया गया, उसको क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम बोलते हैं। In 1691, English were granted a फरमान by the Mughal Emperor Aurangzeb which exempted the British company from paying the custom duty in the Bengal। तो क्या किया, 1691 के अंदर जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, उसने एक ब्रिटिशर को एक फरमान दिया कि तुम बंगाल के अंदर तुम्हें कस्टम ड्यूटी पे तुमने नहीं करनी, ड्यूटी पे करने से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, इन 1717 अनदर मुगल एम्परर फारूक सियार ग्रांटेड अनदर फरमान, द फरमान एक्सटेंडेड द। फारूक सियार ने फिर 1717 के अंदर एक और फरमान दे दिया। इस फरमान ने क्या किया, दिस फरमान
एक्सटेंडेड द प्रिविलेज टू द ब्रिटिश इन द गुजरात एंड डेक्कन। तो जो नेक्स्ट जो एम्परर आया उसने क्या किया, उस सेम प्रिविलेज होता है उस परमिशन को उसने एक्सटेंड कर दिया कि हाँ अब तुम जो गुजरात है जहाँ डेक्कन के अंदर भी वो ही सेम उनको परमिशन दे दी। बट बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड एस्टेब्लिश इन इंडिया द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी कॉन्कर्ड गोवा एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर कमर्शियल एंड पोलिटिकल पावर इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। तो क्या किया, इससे पहले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हो सकती, तो जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने क्या कर लिया, गोवा को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। और उन्होंने क्या किया, अपनी जो कमर्शियल और उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न का जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है उसको क्या किया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जो अपनी पॉलिटिकल पावर थी वेस्टर्न कोस्ट के अंदर उन्होंने अपनी जो पावर को, अपना एरिया था, उनकी जो कमर्शियल पावर थी उसको क्या है, बढ़ाना शुरू कर दिया। द डच टू हैड स्टार्टेड एस्टेब्लिंग देयर ट्रेडिंग फैक्ट्री। जो डच थे उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो ट्रेडिंग फैक्ट्री थी वो बनानी शुरू कर दी। Inside British envoy Sir Thomas Roy got the permission from the Mughal Emperor Jahangir to establish their first factory at सूरत। तो ब्रिटिश एनवॉय कौन था, सर थॉमस रॉय, इसने भी मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन ले ली और अपनी पहली फैक्ट्री इसने कहाँ बनाई, सूरत के अंदर। आगे दिया है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द आइसलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम द ब्रिटिश किंग चार्ल्स टू हु हैड गॉट द आइसलैंड एज ए वेडिंग गिफ्ट व्हेन ही मैरिड ए पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो बॉम्बे का आइसलैंड ऑफ बॉम्बे था उसको मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि किससे मिला, चार्ल्स टू जो ब्रिटिश किंग था उसने क्या किया, एज ए वेडिंग गिफ्ट उसको ये जो आइसलैंड दे दिया, क्योंकि उसने मैरिज किसके साथ की थी, ही मैरिड ए पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीना ऑफ ब्रिगेंजा। तो ब्रिगेंजा से शादी करने के बाद उसको क्या हुआ, एज ए गिफ्ट क्या मिल गया, आइसलैंड ऑफ बॉम्बे। आगे हम पढ़ेंगे यूरोपियन के बारे में। द इंडियन स्पाइसेस, सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट, पैट्री फॉर मेकिंग गन पाउडर वर वेरी मच इन डिमांड इन यूरोप ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अरब ट्रेडर कंट्रोल दिस ट्रेड थ्रू द सी रूट। तो क्या लिखा है कि जो उस टाइम पे जो यूरोप के अंदर किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड थी, तो उनके अंदर ये चीज़ें थी, सिल्क होगी, मसाले हो गए, इंडिगो होगी, टेक्सटाइल होगी, तो इनकी सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर डिमांड थी। लेकिन जो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड के अंदर जो अरब के ट्रेडर थे, व्यापारी थे, वो क्या करते थे, इस ट्रेड को कंट्रोल करते थे थ्रू द सी रूट, समुंदर के रास्ते के जरिए ये क्या करते थे, अपने व्यापार को कंट्रोल करते थे। बट व्हेन कन्फ्लिक्ट एंड वॉर स्टार्टेड बिटवीन द तुर्क्स एंड द यूरोपियन दिस ट्रेड वाज डिसरप्टेड। लेकिन जब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग गया, तुर्कीज और यूरोपियंस के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू होगी, तो ये क्या है, थोड़ा व्यापार क्या हो गया, डिस्टरप्ट हो गया, मतलब थोड़ा इस पे इफेक्ट पड़ा, कम हो गया कह लो। In order to get the Indian goods which were much in demand in Europe, the Western trader decided to find new sea route in India। तो क्या थे, जो इंडिया के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो क्या थी, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड थी। ठीक है, तो वेस्टर्न ट्रेडर ने ये सोचा कि हम इंडिया के अंदर अपना अलग से न्यू रूट ही बना लेते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर टू डिस्कवर ए न्यू सी रूट टू इंडिया वर द पोर्तुगीज। तो सबसे पहला सी रूट किसने बनाया, पोर्तुगीज ने। दे वर फॉलोड बाय डच, इंग्लिश एंड फाइनली द फ्रेंच। तो पोर्तुगीज को किसने फिर इस सी रूट को किसने फॉलो करना शुरू कर दिया, पोर्तुगीज को डच ने, इंग्लिश ने और फ्रेंच ने। ऑल ऑफ देम फॉर्म्ड ट्रेडिंग कंपनी, सबने अपनी अपनी ट्रेडिंग कंपनी बनाई। देयर प्राइमरी एम वॉज टू कैप्चर द प्रॉफिट रेजिंग मार्केट्स ऑफ एशिया। तो सबका मेन मकसद क्या था कि जो इन एशिया की जितनी भी मार्केट्स हैं उनसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो लिया जाए। इनसाइड के अंदर क्या दिया है, द ट्रेडिंग कंपनी यूज टू बाय इंडियन गुड्स एट चीप रेट्स एंड सेल देम इन द यूरोप एट अ वेरी हाई प्राइस। द पॉलिसी फॉलोड बाय द यूरोपियन पावर्स टू ट्रेड विद इंडिया एंड एक्सचेंज देयर गुड्स विद इंडियन गुड्स एंड देयर बाय मेक इमेंस प्रॉफिट इज कॉल्ड मर्केंटलिज्म। तो क्या किया, जो यूरोपियन कंपनीज थी वो क्या करती थी, इंडिया से सस्ते रेट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट है, गुड्स लेके जाती थी और यूरोप के अंदर काफ़ी हाई प्राइजेस पे उनको सेल करती थी। तो इससे उनको क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता था और इस चीज़ को क्या बोलते थे, मर्केंटलिज्म। आगे दिया है द यूरोपियन पावर इन इंडिया, द पोर्तुगीज कौन था, सबसे पहला जिसने सी रूट डिस्कवर किया था, वास्को डी गामा। ए पोर्तुगीज सेलर फर्स्ट डिस्कवर्ड ए सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498।
कौन से वाया के थ्रू? केप ऑफ गुड होप। कब किया था? इन द 1498। अराइव्ड एट कैलिकट केरला। तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले वास्को डी गामा सी रूट के जरिए कहाँ पहुंचा था? तो कैलिकट कहाँ पर है? केरला के अंदर। सो द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पोलिटिकल पावर इन इंडिया अलोंग द वेस्ट कोस्ट। तो पहला कौन था? पोर्तुगीज था जिसने पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश की वेस्ट कोस्ट पर। दे कॉन्कर्ड गोवा, गोवा को उसने जीत लिया। एंड मेड इन द सेंटर ऑफ देयर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया विच दे कंट्रोल्ड फॉर नियरली 4.5 सेंचुरी। तो उसने क्या किया? गोवा अपना मेन जो सेंटर ऑफ उसकी जो पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर का उसको सेंटर बना लिया। उसने 4.5 सेंचुरी तक क्या है इसको कंट्रोल किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे डच के बारे में। तो क्या लिखा है? द डच वर द नेक्स्ट टू रीच इंडिया इन द 1595। तो डच पोर्तुगीज के बाद आए। कब आए? 1595 के अंदर। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। तो क्या है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कौन सी कंपनी बनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़े सालों के बाद ही। द डच स्टार्टेड कंट्रोलिंग द स्पाइस ट्रेड इन इंडोनेशिया। तो ये स्पाइस का, मसालों का ट्रेड किसके साथ करते थे? इंडोनेशिया के साथ। लेटर देयर चीफ ट्रेडिंग सेंटर शिफ्टेड टू द नागापट्टनम। द डच ऑल्सो started established trading factories in the मसूलीपट्टनम। जो उनका भी जो ट्रेडिंग सेंटर था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? नागापट्टनम के अंदर। और उन्होंने क्या किया? ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम, कैलिकट और सूरत के अंदर। हाउ एवर द डच डोमिनेंस कोलैप्स्ड विद देयर डिफीट इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। तो क्या किया? इसके अलावा क्या हुआ? जो डच का डोमिनेंस था, मतलब जिस एरिया के ऊपर उनका जो प्रभुत्व था वो क्या हुआ? कोलैप्स्ड हो गया। कब हुआ? विद देयर डिफीट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। जब इंग्लिश के हाथों वो हारे गए तो इनका क्या हुआ? जो डच के डोमिनेंस का क्या हो गया? कोलैप्स्ड हो गया। द फर्स्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 1602 AD। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1602 AD के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। द फ्रेंच टू ट्राई टू एंटर द कॉम्पिटिशन फॉर द ट्रेड इन इंडिया। तो क्या है? जो फ्रेंच थे वो भी जो ट्रेड का कंपटीशन था उस कंपटीशन में एंटर करना चाहते थे। दे सेटअप देयर फैक्ट्रीज एट पौंडीचेरी, जिसको आजकल पुडुचेरी बोलते हैं, मद्रास, चेन्नई एंड द चंदरनगौर इन बंगाल। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री इन 3 सिटीज़ के अंदर बनाई। द फ्रेंच हैड टू कन्फ्रंट एंड कम्पीट विद द ब्रिटिश। तो क्या किया? जो फ्रेंच थे उनको भी क्या हुआ? उनका जो सामना ब्रिटिश का सामना करना पड़ा उनको भी। दिस रिजल्टेड इन द कार्नेटिक वॉर्स इन विच फ्रेंच वर फाइनली डिफीटेड। तो क्या हुआ? उनके साथ उनका कन्फ्रंट होने लगा, उनके साथ compete करना पड़ा जो ब्रिटिश के साथ। एज ए रिजल्ट उनका क्या हुआ? कार्नेटिक वॉर हुआ, जिसके अंदर जो फ्रेंच थे वो फाइनली हार गए। All these European trading companies competed with each other to buy fine cotton and silk produced in India। तो ये जितनी भी सारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी इनको आपस के अंदर भी क्या है? कम्पीट करना पड़ा, जो फाइन कॉटन को खरीदने के लिए एंड सिल्क को बाय करने के लिए। फाइन कॉटन और सिल्क के लिए इनको क्या है? आपस में कम्पीट करना पड़ा। स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, पेपर होता है हमारी जो काली मिर्च, क्लोव लौंग होता है, सिनामन एंड कार्डामम्स, सिनामन होता है दालचीनी, कार्डामम्स होता है हमारी इलायची, वर ऑल्सो डिमांडेड बाय देम। तो स्पाइसेस भी उनके द्वारा जो क्या थे? बहुत डिमांड के अंदर थे इंडिया के स्पाइसेस। ऑल दीज आइटम्स हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। तो इन सभी चीज़ों की यूरोप के अंदर बहुत अच्छी मार्केट थी। नेचुरली these rival European companies wanted to push out their competitor and capture the entire Indian markets। तो क्या थे? जो ऑटोमेटिकली जो यूरोपियन नेचुरली क्या हुआ? जो यूरोपियन कंपनीज थी वो कहती थी कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं इनको पुश आउट कर दें, बाहर निकाल दें, और जो सारा इंडियन मार्केट है उसको हम ही कैप्चर कर लें, हमारे कंट्रोल के अंदर हो। This cutthroat competition led to fierce battle among all the trading company। तो इसकी कंपटीशन को मतलब मैं ही जीतूँ, मेरा ही सारा कंट्रोल इंडियन मार्केट के ऊपर हो, ये जो बहुत मतलब बहुत ही पेचीदा कंपटीशन था उनके बीच में। तो इससे क्या हुआ? इस जद्दोजहद के अंदर उनके अंदर बहुत सारे वॉर्स हुए, ये जो अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। तो क्या हुआ? बाय द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गॉट एस्टेब्लिश्ड एज द 2 मेजर वेस्टर्न पावर्स इन इंडिया। तो ब्रिटिश और फ्रेंच क्या किया? एस्टेब्लिश होगी एज द मेजर पावर इन इंडिया। तो मेजर पावर कौन थी इंडिया के अंदर उस टाइम पे? 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश एंड द फ्रेंच।
द पोर्तुगीज हैज़ लॉस्ट देयर मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड। पोर्तुगीज क्या थी, जो उनका कंट्रोल था इंडियन ट्रेड के ऊपर, वो पूरी तरह से लॉस्ट कर चुके थे। द डच टू हैड बीन डिफीटेड एंड हैड टर्न टुवर्ड्स द स्पाइस ट्रेड इन द इंडोनेशिया आइसलैंड। तो क्या थे, डच भी ऑलरेडी हार चुके थे। Therefore, for nearly 20 years, from 1744 to 1763, the French and English fought for the control of the trade and territories of the India. Almost 20 साल तक जो फ्रेंच थे और इंग्लिश आपस में लड़ते रहे, जो कंट्रोल लेने के लिए ऑफ ट्रेड का, और जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया, उनका कंट्रोल लेने के लिए वो दोनों आपस में लड़ते रहे। Taking advantage of the decline of the Mughal Empire and the political instability in South India, the French and British fought 3 wars to control the trade. These wars are called the Carnatic War. तो क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था, इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, उसकी एडवांटेज ली। जो उनकी क्या थी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वो भी क्या थी, स्टेबल नहीं थी, इनस्टेबल हो चुकी थी साउथ इंडिया के अंदर। उससे क्या हुआ, जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, अब ट्रेड के ऊपर अपना कंट्रोल लेने के लिए उन्होंने 3 वॉर्स किए, और इन वॉर्स को क्या कहा जाता है, कार्नेटिक वॉर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर कब से कब तक चला। 1746 से शुरू हुआ, 1748 के अंदर ख़त्म हुआ। इन 1742 ए वॉर ब्रॉक आउट इन यूरोप बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो 42 के अंदर यूरोप फ्रांस एंड यूरोप के अंदर क्या हुआ, वॉर हुआ। द वॉर ऑल्सो स्प्रेड टू इंडिया वेयर द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कंपनी क्लैश्ड विद ईच अदर। तो ये वहाँ पर वॉर होता ये कहाँ, इंडिया के अंदर भी स्प्रेड हो गया। यहाँ पर ब्रिटिश और जो फ्रेंच कंपनी थी आपस में क्या करने लगी, क्लैश्ड करने लगी। व्हेन द वॉर एंडेड इन द यूरोप इन द 1748 इट एंडेड इन द इंडिया टू। तो वहाँ से यूरोप से वॉर शुरू होकर इंडिया तक पहुँच गया। तो जैसे ही वहाँ पर वॉर ख़त्म हो गया, तो इंडिया के अंदर भी 1748 के अंदर ये वॉर खत्म हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, नीदर साइड made any territorial gains but the rivalry between the two powers over trade and territory continued। तो क्या है, इनको कोई भी टेरिटोरियल गेन्स नहीं हुआ, बट उनका जो कंपटीशन था 2 पावर्स के बीच में, मैंने ट्रेड के ऊपर कंट्रोल लेना है या मैंने टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल लेना है, तो ये कंटिन्यू ही रहा। द वॉर एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द रूलर्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो जो उनकी वीकनेस है साउथ इंडिया के रूलर्स की, उनकी वीकनेस बाहर आई इस युद्ध से। और इट वॉज शेमफुल दैट द नवाब ऑफ द कार्नेटिक हैड फेल्ड टू स्टॉप ए वॉर इन हिज ओन टेरिटरी। तो ये बहुत शर्म वाली बात थी कि जो नवाब था कार्नेटिक का, वो अपने एरिया, अपने टेरिटरी के अंदर ही ये युद्ध को रोकने में क्या रहा, नाकामयाब रहा। Dupleix, the governor of the French company, was very capable and far-sighted. He decided to take advantage of the unstable political condition of the South India and increase French political influence in the South। तो क्या था, जो गवर्नर, फ्रेंच कंपनी का जो गवर्नर था, वो बहुत ही कैपेबल था, फार साइटेड था, थोड़ी दूर की सोचने वाला था। उसने क्या किया, इसकी पूरी एडवांटेज ली, और उसने क्या किया, जो क्योंकि साउथ के अंदर जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, अनस्टेबल था, किसी का उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं था। लेकिन जो फ्रेंच, ये जो गवर्नर था, फ्रेंच का गवर्नर डुप्लेक्स, इसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और क्या किया, उसने क्या किया, उस एरिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर उसने क्या किया, अपना जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा दिया, क्योंकि उनका तो कम हो चुका था। उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और फ्रेंच का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी उसको इंक्रीज कर लिया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। थैंक यू।